ये कहानी हरियापुर नाम के एक गांव की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में गजोधर, उसकी पत्नी मीना और 6 साल की बेटी पिंकी थी। इन दिनों मीना गर्भवती थी। वो लोग अपने दूसरे बच्चे के लिए बहुत खुश थे, लेकिन अपनी गरीबी के कारण दुखी भी थे। एक दिन मीना अपनी बेटी पिंकी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बेटा, जल्दी से स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पहले मुझे साइकिल ला कर दो। मेरे स्कूल के सारे दोस्तों के पास साइकिल है। पापा से कहो कि मुझे भी साइकिल दिला दे, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, ऐसे जिद नहीं करते। शाम को जब तेरे पापा दुकान से वापस लौटेंगे तो मैं उनसे तेरे साइकिल की बात करूंगी। अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाओ, ज्यादा परेशान मत करो। ठीक है माँ, जब पापा आ जाएंगे तो आप उनसे बात कर लेना याद से। मीना पिंकी को स्कूल के लिए तैयार कर देती है और पिंकी स्कूल चली जाती है। वहीं मीना रसोई घर में बची एक रोटी खाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो रोटी भी एक चूहा जूठी कर रखा है। ये देखकर वो उदास हो जाती है और आटा गूंदने के लिए आटे का डब्बा चेक करने लगती है, तो देखती है कि डब्बे में बिल्कुल आटा नहीं है। हे भगवान, आटा तो खत्म हो गया और जो मेरे हिस्से की एक रोटी बची थी वो भी चूहा ले गया। अब तो शाम को जब वो आएंगे तभी कुछ खाने के लिए बना पाऊंगी। पिंकी जब स्कूल से आएगी तब उसे भी तो भूख लगेगी। तभी मीना की नजर घर में रखे थोड़े से चावल पर जाती है। थोड़े से चावल रखे हैं, यही उबालकर इस पे नमक डालकर पिंकी को खिला दूंगी। ऐसा सोचकर मीना चावल को उबालकर तैयार कर देती है और स्कूल से आने के बाद पिंकी को वो चावल खिला देती है। शाम को मीना का पति गजोधर घर आ जाता है। गजोधर की एक साड़ी की दुकान थी। वो उसी में बैठकर साड़ियाँ बेचा करता था, लेकिन अधिक आमदनी ना होने के कारण वो मार्केट से अच्छी साड़ियाँ नहीं ला पाता था, जिस कारण उसके दुकान से साड़ियों की बिक्री बहुत कम होती थी। गजोधर के आने के बाद मीना उसके पास एक गिलास पानी लेकर आती है। ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। ए जी, मैं कह रही थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज दुकान में साड़ियाँ बिकी या नहीं? क्या बताऊँ मीना, सुबह से लेकर शाम तक दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, कोई ग्राहक आता ही नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से एक साड़ी किसी ग्राहक को पसंद आई, लेकिन उसमें भी एक छेद निकल गया, जिस कारण मुझे वो साड़ी ग्राहक को 100 रुपए में ही देनी पड़ी। कोई बात नहीं, लाइए 100 रुपए मुझे दे दीजिए, मैं घर के लिए राशन ले रहा हूँ। आने वाले बच्चे का ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए जी, हम कल फिर से कोशिश करेंगे। देखिएगा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके पास से एक बूढ़ी सी औरत गुजर रही होती है, जिसके पूरे शरीर पर कोढ़ की बीमारी हो रखी थी, जो उनके सामने आकर ही बेहोश हो जाती है। तभी गजोधर और मीना की नजर उस पर पड़ती है। गजोधर जल्दी से उस औरत पर पानी छिड़कता है। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? आपके हाथ पाँव में ये क्या हो रखा है? आप हमारे घर चलिए दादी माँ, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? गांव में कोई भी मुझे छूना तक नहीं चाहता और तुम मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रही हो। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है दादी माँ, आप मेरे साथ बस मेरे घर चलिए। ऐसा कहकर गजोधर और मीना दादी माँ को अपने घर ले जाते हैं। मीना दादी माँ की बहुत सेवा करती है और गरम गरम खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। खाना खाने के बाद दादी माँ एक देवी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, गजोधर, मीना, मेरी ऐसी हालत देखकर भी तुम दोनों ने मेरी मदद की, मेरी सेवा की और मुझे खाना खिलाया। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों को खत्म करती हूँ। तुम्हारी साड़ी की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती है ना? मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे दुकान की सारी साड़ियाँ सोने में बदल जाएगी और उस दुकान में सोने की साड़ी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा कहती ही देवी मैया वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी को यकीन नहीं होता है और वो दोनों अपनी दुकान पर पहुँच जाते हैं। उनकी दुकान में चारों तरफ
सोने की साड़ियाँ रखी हुई थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी दुकान में चारों तरफ सोने की साड़ियाँ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा जी। इतनी सारी सोने की साड़ियों से हमारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती है। वो देवी मैया हमारे सारे दुख हर कर चली गई। चलिए सबसे पहले एक सोने की साड़ी बेचकर हम अपने घर के लिए राशन ले आते हैं, और पिंकी को एक साइकिल भी तो चाहिए ना। मीना के कहने पर गजोधर जैसे ही एक साड़ी उठाता है तो उस साड़ी की जगह पर दूसरी सोने की साड़ी प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और 2-4 साड़ियों को लेकर सुनार के पास चले जाते हैं और सारी साड़ियों को बेच देते हैं। बदले में मिले पैसों से वो अपनी बेटी के लिए साइकिल और एक अच्छा सा घर ले लेते हैं, जहाँ राशन और जरूरत का सारा सामान मौजूद था। पिंकी भी साइकिल पाकर बहुत खुश थी। मम्मी पापा देखो, मैं साइकिल चला रही हूँ, कितना मजा आ रहा है। हमारी बच्ची कितनी खुश है ना जी। हम इतनी सारी सोने की साड़ियों का क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है मीना, क्यों ना हम अपने गांव में एक अस्पताल बनवा लेते हैं जिसमें गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ करेगा। तुम तो जानती हो हमारे गांव के लोगों को अस्पताल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी दुकान से कुछ सोने की साड़ियाँ लेते हैं और सरपंच की मदद से गांव में एक सरकारी अस्पताल बनवाते हैं जिसमें लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। गजोधर के इस बड़े काम से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करने लगता है। कुछ दिनों बाद मीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में रेशमा नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। रेशमा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस वजह से उसके पिताजी ने सुशीला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। रेशमा की सौतेली माँ सुशीला शादी के बाद अपने साथ अपनी एक बेटी भी लेकर आई थी। अब रेशमा और उसकी सौतेली बहन रेखा बड़ी हो गई थी। रेशमा देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। इतने अच्छे घर में हो सकता था, लेकिन इस रेशमा की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी तो देखूं जरा, इसका विवाह इतने बड़े घर में कैसे होता है। इतना सोचकर सुशीला बाजार जाती है और बाजार से एक बाल झड़ने वाली क्रीम लेकर आती है, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं करती और इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी वाले दिन सुशीला रेशमा के पास जाकर उसे वो क्रीम दे देती है और कहती है, बेटी रेशमा, तुम कल सुबह यहाँ से विदा हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक क्रीम लाई हूँ। तुम नहाते समय इसी से सर धोना, ये तुम्हारे बालों को और निखार देगा। रेशमा वो क्रीम लेकर नहाने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही उस क्रीम को अपने बालों में लगाती है उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे तो सारे बाल ही गायब हो गए, हम तो टकले हो गए। उसके बाद रेशमा रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी देखिए ना, ये क्या हो गया? हम नहा रहे थे और हमारे सर के सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए और हम टकले हो गए। पिताजी, अब हम क्या करें? तभी वहाँ पर सुशीला आ जाती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, तुम टकली हो गई। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब आपने क्यों किया प्रभु? हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ये दुख क्यों दिया आपने? उसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चली तो रेशमा का रिश्ता टूट जाता है। रेशमा के पिता भी अब रेशमा को लेकर बहुत दुखी रहने लगे थे। रेशमा भी जब अपने पिता को दुखी देखती थी तो फूट फूट कर रोने लगती थी और ऐसा होते देख सुशीला और उसकी बेटी रेखा बहुत खुश होते थे। अब तो गांव वाले भी रेशमा को देखकर उसका खूब मजाक बनाने लगे। अरे, ये कितनी बदसूरत लग रही है। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इसको तो देखकर डर लग रहा है। रेशमा को इन सब से बहुत बुरा लगता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, सब लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। हमारे भी सपने थे कि हमारा विवाह होगा। हम भी चाहते थे कि हम ससुराल जाएं।
हमारी वजह से आज हमारे पिताजी भी बहुत दुखी हैं। ऐसा जीवन होने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। ऐसा सोचते सोचते रेशमा सीधा चली जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है जो कि बिल्कुल हूबहू सिंड्रेला की तरह दिख रही थी। रेशमा अचानक से उस परी को देखकर कहती है, कौन है आप? आप तो सिंड्रेला की तरह लग रही हैं। हाँ रेशमा, मैं सिंड्रेला परी ही हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। हम बहुत दुखी हैं और हमारे पास कोई है भी नहीं जिससे हम ख्यालों में खोए हुए हैं। कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने गांव में एक ऐसी लड़की देखी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ उसके बाल देखे। उसके सोने चांदी के बाल इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल उस पर आ गया। मैंने निश्चय किया है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे विवाह करूँगा। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के सोने चांदी के बाल थोड़ी ना होते हैं। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर जमींदार का बेटा अपने एक नौकर को बोलकर पूरे गांव में ये ऐलान करवा देता है कि गांव में जिसके सोने और चांदी के बाल होंगे, जमींदार का बेटा उसी से विवाह करेगा। गांव की सभी औरतों ने जब ये बात सुनी तो सबने अपनी बेटियों के बाल नकली कलर से रंग दिए। उन्हीं औरतों में से एक थी सुशीला, जिसने अपनी बेटी रेखा के बाल भी नकली सोने चांदी के कलर से रंग दिया। अब तो गांव की सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हो गए थे। ये सब देखकर जमींदार का नौकर असमंजस में पड़ गया। वो जमींदार के बेटे के पास पहुंचा और बोला, छोटे मालिक, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि गांव में जितनी लड़कियां विवाह योग्य हैं, सबके बाल सोने और चांदी के हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि असली सोने चांदी के बाल किसके हैं। आप चिंता न कीजिए रामू काका, सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कल ही गांव की सभी लड़कियों को हमारी हवेली में बुलाया जाए। उसके बाद वो नौकर गांव की सभी लड़कियों को हवेली में आने का न्योता देता है। फिर उसकी नजर रेशमा पर पड़ती है, जिसने सर पर दुपट्टा रख रखा था। ये लड़की कौन है? सुनो लड़की, कल तुम्हें भी आना होगा। तभी बिना देरी किए सुशीला कहती है, अरे ये तो टकली है, इसका क्या काम हवेली में? वो जमींदार का नौकर सुशीला की बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी लड़कियों के साथ रेशमा को भी हवेली में आने का न्योता देता है। अगले ही दिन सारी लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं। फिर जमींदार का बेटा कहता है, मैंने आप सबको इसलिए आमंत्रित किया है ताकि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं। मुझे सिर्फ एक आती है, लेकिन रेशमा नहीं जाती। तो जमींदार का बेटा बोलता है, आप अंतिम लड़की रह गई हैं। अब आप अपने सर से ये दुपट्टा हटाइए और अपने सर पर पानी डालिए। तभी सुशीला कहती है, लेकिन ये तो टकली है, इसके तो सर पर बाल ही नहीं है। रेशमा घबराते हुए सर से अपना दुपट्टा हटाती है। गांव के सभी लोग रेशमा के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर रेशमा अपने सर पर पानी डालती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर जमींदार का बेटा बहुत खुश होता है और तुरंत रेशमा के पास जाकर कहता है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही देखा था, परंतु मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया। क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए राजी हैं? आपको पति के रूप में कौन नहीं पाना चाहेगा? ये तो हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन हम अपने पिताजी की इजाजत के बगैर आपको कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद रेशमा के पिता से शादी की मंजूरी ली जाती है। वो खुशी खुशी शादी की मंजूरी दे देते हैं, बल्कि वो इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रेशमा को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है और सुशीला अफसोस ही करती रह जाती है।